ए लड़की रुक, कहाँ भाग रही है? अपने पीछे से कड़क आवाज़ सुनकर मेरा गला खुशक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उस औरत की आवाज़ को सुनकर अनसुनी कर दिया और मैं एकदम बस से उतर गई। मैं अपने हाथों में कपड़ों को छुपाए हुए एक सुनसान जगह पर आ गई थी ताकि मैं यहाँ अपने कपड़े बदल सकूं। मेरे शरीर पर इस समय जो कपड़े थे उनसे बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी वजह से मुझे कपड़े चुराने पड़े और ये काम मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं चोरी करने की आदी थी और लोगों की चीज़ें चुराकर ही अपना गुजारा किया करती थी। कपड़े बदलकर मैंने अपने पुराने कपड़े जल्दी से एक थैली में डाल दिए और बाहर आ गई। मगर बाहर आते ही जैसे ही मैं सड़क पर आई, मेरा नाम रानी है, लेकिन मैं कभी भी रानियों वाली ज़िंदगी नहीं गुजार पाई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया जहाँ किसी का कोई साथी, कोई सहारा नहीं था। कहने को तो वो एक अनाथ आश्रम था, लेकिन वहाँ पर ना ही बच्चों की सेहत का कोई ख्याल रखा जाता था और ना ही उनके खाने पीने का और ना ही उनके कपड़ों का। वहाँ पर सिर्फ रहने की ही सहूलत थी जो सब बच्चों को मिली हुई थी। उसके अलावा वहाँ पर बच्चों को किसी भी तरीके का कोई आराम नहीं था। अनाथ आश्रम का मालिक कभी कभार ही वहाँ का चक्कर लगाता था और बाकी सारा टाइम अनाथ आश्रम का इंतज़ाम वहाँ का मैनेजर ही देखता था। ये अनाथ आश्रम लोगों के दिए गए फंड से ही चलता था, लेकिन फंड्स के आए गए आधे पैसे तो मैनेजर खुद ही खा जाता था। वो बच्चे जो उम्र में थोड़े बड़े थे और समझदार भी थे, वहाँ का मैनेजर उनको काम करने के लिए बाहर भेज देता था। या तो वो बच्चे लोगों से भीख मांग कर लाते या फिर मजदूरी करके। मैं एक लड़की थी, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 12-13 साल की, उस मैनेजर ने मुझे भी बाहर काम पर भेजना शुरू कर दिया। मैं बाकी लड़कियों के साथ बाहर काम पर जाती, कभी लोगों की गाड़ियां साफ करती और कभी कचरे के डिब्बे से प्लास्टिक इकट्ठा करके बेचकर पैसे कमाती और फिर शाम को वापस अनाथ आश्रम में आकर वो पैसे मैनेजर के हवाले कर देती। अब मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई थी जहाँ पर काम भी हमें ही करना पड़ता था और पैसे भी हमें नहीं मिलते थे। भगवान ने मुझे कोई और चीज़ दी हो या न दी हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी और इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता था। लेकिन इस अनाथ आश्रम में रहते रहते अब मैं तंग आ गई थी। फिर मैंने कुछ लड़कियों के साथ मिलकर अनाथ आश्रम से भागने का प्लान बनाया ताकि हम इस इंसानी नर्क से अपनी जान बचा सकें। और फिर एक दिन हमें मौका मिल ही गया। मैं 3-4 लड़कियों के साथ अनाथ आश्रम से भाग गई। अनाथ आश्रम से भागने के बाद हमें नहीं पता था कि हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। हमारा इस दुनिया में ना ही कोई रिश्तेदार था और ना ही माता पिता और ना ही कोई ऐसा इंसान जो हमें अपने पास रखकर हमें पाल लेता या 2 वक्त का खाना खिला देता और हमारा हमदर्द होता। जिस समय मैं अनाथ आश्रम से भागी थी, मेरी उम्र लगभग 14 साल थी। मैं भाग तो आई थी, लेकिन अब जिंदगी जीने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। कुछ और न सही, लेकिन अनाथ आश्रम में हमारे पास सर छुपाने के लिए छत तो थी, लेकिन अब हमारे सरों से छत का साया भी हट चुका था। और वहाँ से निकलकर आने के 1 हफ्ते बाद मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मैं वहाँ से क्यों भागी। जिन लड़कियों के साथ मैं वहाँ से भागी थी, सिर्फ 1 हफ्ता ही मैं उन लड़कियों के साथ रही और फिर उसके बाद हम सब लड़कियाँ अपने अपने रास्ते पर चले गए। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ पर रहना है और क्या करना है। मैं खुद को किस्मत के ऊपर छोड़ चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो कहीं काम करके या नौकरी करके अपना पेट पालती। इसी वजह से मैंने कई दुकानों और कई होटल्स पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं वहाँ पर बर्तन धोने के लिए भी तैयार थी, लेकिन वो लोग मुझे रखने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि उनके हिसाब से मेरी उम्र अभी कम थी और अगर वो लोग मुझे अपने पास रख लेते तो उन पर चाइल्ड लेबर का केस हो जाता। इन सब कामों से मायूस होकर मैंने कई बंगलों में काम ढूंढने की कोशिश की। मैंने सोचा कि हो सकता है कि कहीं किसी बड़े घर में मुझे झाड़ू बर्तन का काम मिल जाए और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे काम मिल गया। लेकिन इस बंगले की मालकिन बहुत ज़्यादा सख्त थी। उसने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया और 3 वक्त का खाना भी देती थी। यहाँ पर मेरा काम इसके छोटे बच्चे की देखभाल करना था जो कि अभी 4 साल का था। मैं सारा दिन इस बच्चे के आगे पीछे ही रहती थी
और ये काम करने से मैं खुश भी थी। अब मेरी ज़िंदगी कुछ सही हो गई थी। मालकिन मुझे तनख्वाह तो नहीं देती थी, लेकिन मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे 3 वक्त का खाना और रहने को जगह मिल गई थी। मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं अब हमेशा यहीं रहूँगी और मालकिन को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब तक की जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से और घुट-घुट कर गुजारी थी। इसी वजह से मैं अब इस काम से बहुत ज़्यादा खुश और सुकून से थी। लेकिन हमारे साथ हमेशा वही हो जो हम सोच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरे साथ भी वही हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मेरी ज़िंदगी में एक और इम्तिहान आ गया। मुझे कभी ना माता पिता का प्यार मिला था और ना ही किसी रिश्तेदार का। मैंने अपनी अब तक की सारी ज़िंदगी मुसीबतों और परेशानियों में गुजारी थी, और अब भी इस घर का सहारा मुझसे छिन गया। ऐसा हुआ कि मैं मालकिन के बेटे की देखभाल कर रही थी और वो बेड पर सो रहा था। मैं उसके पास में बैठी उसका ध्यान रख रही थी, लेकिन अचानक से मुझे नींद के झोंके आने लगे और मैं वहीं बैठे बैठे सोने लगी। मैंने अपनी नींद भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही और बेड पर मालकिन के बेटे के पास ही लेट गई। मेरी आंख लगने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैंने अपनी मालकिन की चीखों की आवाज़ और उनके बेटे के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो एकदम मेरी आंख खुल गई। ये देखकर मेरी नींद एकदम उड़ गई। मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई, लेकिन ये देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए कि मालकिन अपने बेटे को ज़मीन से उठा रही थी और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मालकिन अपने बेटे को उठाते हुए मुझे गालियाँ दे रही थी। मैं डर की वजह से उनके सामने खड़ी थर-थर काँप रही थी। मालकिन अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकल गईं, मगर जाते हुए उन्होंने गेट पर बाहर से ताला लगा दिया। अब मेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। पक्का उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनके डर से भाग जाऊंगी, और जितना मैं डर गई थी और जितना मालकिन गुस्से में थी, मैंने भी यहाँ से भागने का ही सोचा था। लेकिन अब जब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो मेरा रो रो कर हाल बुरा हो गया था। मेरा सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरा। मालकिन शाम के समय अपने बेटे को लेकर घर वापस आई, जिसके सर पर 3 टाँके लगे हुए थे। मेरे सोने की वजह से वो बेड से गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो जिंदा था और बच गया था। मालकिन के आते ही मैं उनके पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी, और आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, इस बात का मैंने उनसे वादा भी कर लिया। लेकिन मालकिन ने मेरी कोई सफाई सुने बगैर ही मुझे डंडे से मारना शुरू कर दिया, और जब तक मारा जब तक वो खुद ही थक न गईं। इस बीच मेरी चीखें और रोना पूरे घर में गूंजता रहा, लेकिन मालकिन को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। दर्द, तकलीफ़ और चोटों से मेरा बुरा हाल था। मेरे शरीर पर जगह जगह नील पड़ चुके थे, लेकिन मालकिन ने सिर्फ इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि मालकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुझे घर से निकाल देंगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर दिया था और मैं एक बार फिर से बेघर हो गई थी। उस समय मैं 15 साल की थी। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था और ना ही खाना खाने के लिए पैसे। भूख से निढाल होकर मैं वहाँ से निकली। मैंने अब भी काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई काम नहीं मिला, तो मैंने वही किया जो मेरे जैसी बेसहारा और अनपढ़ लड़की कर सकती थी, यानी चोरी। मैंने पहली बार खाना चुरा कर खाया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरा और घबराया, मगर ये सिर्फ पहली बार था। पहली बार चोरी करने पर मेरा हाल बहुत बुरा था। मैं डर भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत होती गई और मैं न सिर्फ खाना बल्कि पैसे भी चुराने लगी, और अब मैं लोगों की कीमती चीज़ें भी चुराने लगी थी, जिनको बेचकर मैं अपना पेट भर सकती थी। अपनी हर छोटी मोटी चोरी में मैं कामयाब ज़रूर होती थी। मेरे पास रहने के लिए अभी भी कोई घर नहीं था। तभी मैंने अपनी चोरी के पैसों से ही झोपड़ी बनाने का सामान खरीदकर खानाबदोशों के पास ही एक झोपड़ी बना ली। इन लोगों के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती और जान पहचान हो गई थी। अब मैं सुकून से और खुश थी। मैंने चोरी को ही अपना काम बना लिया था। उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं इस समय 16 साल की हो गई थी और झोपड़ी में रहते हुए मुझे 1 साल हो गया था। मैं सुबह को उठकर ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकल जाती और बाज़ारों में अपना शिकार ढूंढने लगती। शिकार मिलने पर मैं चोरी कर लेती और फिर चोरी किए हुए सामान से अपना गुज़र बसर करती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरे पास सारे कपड़े भी फट गए थे
और मेरे पास जितने पैसे थे वो मेरी दवाइयों पर खर्च हो गए थे। अब मैं पहले से कुछ ठीक थी, इसलिए मैं उठी और अपने ठिकाने से बाहर निकल गई। मेरे कपड़ों से बुखार की और गंदे होने की वजह से बदबू आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मुझे जल्दी से कपड़े मिल जाएं और मैं इन कपड़ों को अपने शरीर से उतार कर फेंक दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैं बाज़ार में आ गई ताकि मैं चोरी कर सकूं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यही वजह थी कि मैं बाज़ार में आसानी से चोरी कर लेती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। अभी मुझे जल्दी ही एक आदमी दिख गया जिसकी जेब से पर्स लटका हुआ था। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और अपनी जेब से तेज़ धार वाला चाकू निकाला और फिर उसके पास से निकलते हुए जल्दी से उसकी पूरी जेब काटकर अपने दुपट्टे के नीचे छुपाते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर बाज़ार से बाहर निकल आई। बाहर आकर एक सुनसान रास्ते पर मैंने जल्दी से पर्स निकाल कर देखा तो उसके अंदर सिर्फ 500 रुपये ही थे। ये देखकर मैं कुछ उदास सी हो गई। मैं यहाँ पर पैदल चलकर आई थी और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था। यही वजह थी कि अब मेरा इरादा बस से वापस जाने का था और मैंने ये भी सोचा था कि मैं नए कपड़े ख़रीद लूँगी, लेकिन अब इतने पैसे नहीं थे कि मैं कपड़े ख़रीद पाती और मैं भूखी भी थी। इसलिए फिर मैंने अपने लिए कुछ फल और खाना ख़रीद लिया और फिर बस में बैठ गई ताकि मैं अब अपने घर यानी अपनी झोपड़ी में पहुंच सकूं, जो मेरा एक ही ठिकाना था। मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई बस का इंतज़ार कर रही थी और मेरा ये इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो गया क्योंकि रूट की बस जल्दी आ गई थी। मैं जल्दी से बस में बैठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बस में बैठे सारे लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। शायद मेरी इतनी ख़राब हालत देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने सबकी नज़रों से अपनी नज़रें चुराकर सबको नज़रअंदाज कर दिया। बस में बैठे सभी लोग कुछ देर तक मुझे गौर से देखते रहे और कुछ लोग मुझे घूरते रहे, मगर फिर उन सबका ध्यान मुझसे हटकर अपनी अपनी बातों में लग गया। सबके इस तरह देखने की वजह से मुझे खुद से ही नफ़रत हो रही थी और इसकी वजह मेरा हुलिया ही था। मैं सोचने लगी कि अगर आज मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाते तो मैं कपड़े ख़रीद लेती और मुझे इन लोगों की नफ़रत भरी निगाहों का सामना नहीं करना पड़ता और ये लोग इस तरीके से मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे होते। खिड़की से होती हुई मेरी नज़र खिड़की के दाएं तरफ बैठी एक औरत पर पड़ी जिसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था और उस बैग में उस औरत का काफ़ी सारा सामान था। अब मुझे एक नई उम्मीद नज़र आ गई थी। मैंने सोचा शायद अब मैं अपने इरादे में कामयाब हो जाऊंगी। देखने में भी वो औरत काफ़ी अमीर लग रही थी। मैंने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाकर देखा तो उसने पलके तक नहीं झपकी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो गहरी नींद में है। मैंने अपने चारों तरफ गौर से देखा कि कहीं कोई मेरी तरफ तो नहीं देख रहा। अगर कोई भी आदमी मेरी तरफ देख रहा होता और मुझे चोरी करते देख लेता तो यकीनन मेरा बहुत बुरा हाल करता। सबको अपने अपने आप में मगन देखकर मैंने भगवान का नाम लिया और फिर धीरे से अपना हाथ खिसकाकर उसके बैग की जिप पर रखा और धीरे धीरे जिप खोलने लगी ताकि जिप खोलने की आवाज़ से उसके नींद में कोई ख़राबी ना आ जाए और वो जाग न जाए। मैं इस काम की आदी थी, इसीलिए मैं जल्दी ही जिप खोलने में कामयाब हो गई और फिर उसके बैग के अंदर हाथ डालकर देखने लगी कि उसमें क्या क्या है। उसके बैग में कपड़े थे जिस पर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। उसका बैग आधा नीचे लटक रहा था और आधा उसकी गोद में था, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही उसके बैग से कपड़े निकालने में कामयाब हो गई। मैंने जल्दी से कपड़े निकालकर अपने दुपट्टे के नीचे छुपा लिए और फिर जल्दी से कंडक्टर से कहकर बस रुकवाई। अभी मैं बस से नीचे उतर ही रही थी जब मैंने अपने पीछे इसी औरत की आवाज़ सुनी जो मुझे ही आवाज़ दे रही थी। मैं किराया पहले ही दे चुकी थी, इस वजह से कंडक्टर ने मुझे नहीं रोका। इस औरत को शायद पता चल गया था कि मैंने उसके बैग से कपड़े चुराए हैं, तभी वो मुझे आवाज़ दे रही थी। लेकिन मैंने इस औरत की आवाज़ को अनसुना करके जल्दी से बस से नीचे उतर गई और एक तरफ रोड पर भागना शुरू कर दिया ताकि अगर वो औरत बस से निकलकर मेरे पीछे भी आए तो मुझे पकड़ न सके। काफ़ी देर भागने के बाद मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी और अब जल्द से जल्द अपने बदबू वाले कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहनना चाहती थी। उसी समय झाड़ियों में छुपकर मैंने वो कपड़े पहन लिए जो मैंने इस औरत के पास से चुराए थे। ये लाल रंग का सूट था जो रेशमी और बहुत कामदार था, जिसके ऊपर चमकदार हीरे की तरह बने हुए नग लगे हुए थे।
मुझे ये सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा सूट पहनने का मौका मिल रहा था। इससे पहले तो मैंने हमेशा सादे और पुराने कपड़े ही पहने थे। मैंने जल्दी से अपना पुराना सूट एक थैली में डाल दिया और सड़क पर आ गई, ताकि अब मैं अपने घर जा सकूं। कुछ ही देर में मैं इस सूट को पहनकर सड़क पर आ गई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं बहुत खुशी के साथ टहल टहल कर सड़क पर चल रही थी और सोच रही थी कि किसी और सवारी पर बैठकर अपने घर पहुंच जाऊं। अभी मैं सड़क पार ही कर रही थी कि जब अचानक एक आदमी वहां से जा रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया मैं चौंक गई। उसने मेरे पास रुककर मुझे बहुत सारे पैसे दिए और बोला कि 4 दिन बाद। मैं उस समय कुछ भी नहीं समझी। मैं हैरत के साथ उसे देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो वहाँ से चला गया। मैं उन पैसों को अपने हाथ में थामकर कुछ सोचते हुए आगे की तरफ चलने लगी। तभी दूसरी सड़क पर आने के बाद एक और आदमी मेरे पास आया और मुझे पैसे दिए और कहने लगा 4 दिन बाद। अब की बार भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस आदमी ने भी ऐसा ही क्यों कहा जैसा इससे पहले वाले आदमी ने कहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मुझे इन आदमियों से कुछ पूछने का मौका मिल रहा था। लेकिन अजीब इत्तेफाक था, अगली सड़क पर फिर से एक बार मेरे पास एक आदमी आया और मुझे पैसे देकर बोला 4 दिन बाद। और मैं इस आदमी से भी कुछ नहीं पूछ पाई, क्योंकि वो आदमी अपनी बात कहकर मेरे पास से चले जाते थे। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके थे। मेरी उलझन तो ना सुलझी, लेकिन पैसों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और घर पहुंचकर किसी को भी इस बारे में बताए बगैर कपड़े बदलकर सो गई। मुझे ये सूट बहुत ही अच्छा लगा था और उन रास्ते पर मिलने वाले आदमियों ने जो मुझे पैसे दिए थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से मेरा गुज़र बसर हो रहा था। मैं अगले दिन फिर से वही वाला सूट पहनकर बाहर निकल गई और फिर मैंने बाज़ारों में घूमना शुरू कर दिया, ताकि चोरी करने के लिए अपना शिकार ढूंढ सकूं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा भी आता था कि मैं ये गलत काम करके पैसे क्यों कमाती हूँ, लेकिन अपने इस ख्याल को मैं जल्दी ही झटक देती थी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था जिससे मैं पैसे कमा सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन आज सारा दिन घूमने के बाद भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला जिससे मैं माल या पैसे चुरा सकती। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि आज जब मैं जिस जिस सड़क से गुजरती, मर्द मुझे पैसे देकर जाते और वही अधूरी बात कहते जो कल कह रहे थे, यानी 4 दिन बाद। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था और ना ही आ रहा था, लेकिन मुझे तो पैसे मिल रहे थे। मुझे और क्या चाहिए था। तभी मैं खुश हो गई और पैसे लेकर घर वापस आ गई। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे कुछ किए बिना ही पैसे मिल रहे थे। लेकिन अभी इस बात को 3 दिन ही गुजरे थे कि एक रात में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक सोते सोते ही मुझे घबराहट सी महसूस हुई और बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से मेरी आँख खुली। आँख खुलने के बाद जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 30 पिंजरे मेरे आसपास रखे हुए थे, जिन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि मेरी हैरानी और डर की वजह वो पिंजरे नहीं बल्कि उन पिंजरों में बंद की गई कम उम्र लड़कियां थीं, जो लगभग मेरी ही उम्र की या मुझसे लगभग 1 या 2 साल बड़ी होंगी। यानी वो सारी की सारी लड़कियां अभी कम उम्र थीं और काफ़ी सहमी हुई लग रही थीं। उनमें से कुछ लड़कियां रो रही थीं। इस समय मैं अपनी झोपड़ी में नहीं बल्कि किसी और जगह पर थी। इन लड़कियों ने भी बिल्कुल वैसा ही सूट पहन रखा था जो मैंने इस औरत से चुराया था। मैंने भी इस समय वही सूट पहन रखा था। मैंने नींद में डूबी आंखें मसलते हुए तेज़ी से उठना चाहा था, ताकि मैं देख सकूं कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब लड़कियाँ पिंजरे में क्यों कैद हैं। लेकिन मैं कर्राह कर एक झटके से नीचे वापस बैठ गई, क्योंकि मेरा पैर जंजीर से बंधा हुआ था और इन लड़कियों की तरह मैं भी एक पिंजरे में ही कैद थी। इसके बारे में सोचकर ही डर की वजह से मेरी आंखें फैल गईं और मैंने चीखना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा गया। मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन मेरे चीखने पर उनमें से कुछ लड़कियों ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, जिससे पूरा कमरा चीखों और रोने की आवाज़ों से गूंज उठा। लेकिन इनमें से कुछ लड़कियां बहुत ही इत्मीनान से बैठी थीं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आई हों। ठीक उसी समय धड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और 2 मोटे मोटे भारी भरकम आदमी अंदर आए, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे।
उनको देखते ही सब लड़कियां ऐसे चुप हो गईं जैसे यमराज हों, जो इन लड़कियों की आवाज़ें सुनकर उनकी जान निकाल लेगा। लेकिन मैंने चीखना बंद नहीं किया और चीखते चीखते उनसे पूछने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। तो उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर पिंजरे के अंदर हाथ डालकर मेरे बालों को ज़ोर से दबोचा और बहुत तेज़ आवाज़ में बोला कि तुझे धंधे के लिए यहाँ लाया गया है और तू हमारी चुनी हुई लड़की है। हमारे इतने पैसे खाकर अब तू हमसे ही पूछ रही है कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया। चुपचाप यहाँ बैठी रह, वरना शिकारी कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। वो इतना कहकर झटके से मुझे छोड़कर सब लड़कियों पर एक नज़र डालकर जैसे आया था वैसे ही वापस पलट गया। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तो शोर मच गया था। मैं इतनी भी नासमझ नहीं थी कि धंधे का मतलब नहीं समझ पाती। उसी समय डर की वजह से मेरा शरीर कांप उठा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये सूट उनके धंधे के लिए चुनी गई लड़कियों के लिए होता था और जो मर्द मुझे पैसे देकर जाते थे उन्हें यकीनन इस बारे में सब कुछ मालूम होगा। लेकिन मैं इन सब बातों से बेखबर थी और बेखबरी में ही मारी गई। अगर मुझे पता होता कि इसे चुराने से मैं एक नई मुसीबत को अपने गले लगाने वाली हूँ तो मैं ये सूट चोरी करने के बारे में कभी सोचती भी नहीं। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे मुसीबत में फंसना था और मैं फंस गई थी। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही कभी आसान नहीं रही थी और अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी और मैं नहीं जानती थी कि मैं इस मुश्किल से कभी निकल भी पाऊंगी या नहीं। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरी इज्जत की और जान की हिफाजत करे। मैं बेबसी के मारे रोती चली जा रही थी। रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, बल्कि तुम तो खुशियाँ मनाओ। अब तुम अमीर होने वाली हो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। एक लड़की ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा तो मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। वो अपनी मर्ज़ी से ही इस गंदे धंधे में आई थी, लेकिन मैं इतनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजारने के बाद और ज़्यादा दुख नहीं झेलना चाहती थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से हर हाल में निकल कर रहूँगी और इन लड़कियों को भी यहाँ से निकाल लूँगी जिनको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। मैंने खुद से ही ये वादा किया और मैं चुप हो गई, बिल्कुल चुप, क्योंकि रोने से कुछ होने वाला नहीं था। मुझे एकदम से खामोश देखकर बाकी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन किसी भी लड़की ने मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। वो सब लड़कियां भी मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं और इनकी खूबसूरती ही मेरी तरह हमारी इज्जत और जान की दुश्मन बन गई थी। इस पिंजरे में कैद हमें पता नहीं कितना समय गुजर गया था। जब मैं बैठ कर थक जाती तो सिमट कर इस पिंजरे के अंदर ही लेट जाती। दिन में 2 बार एक आदमी हम सबको खाना देने आया। उसके बाद हमें रात के लगभग 10 बजे इन पिंजरों से निकालकर हाथ पीछे कमर पर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाहर ले जाया गया ताकि हम चीख या चिल्लाकर किसी को मदद के लिए ना बुला सकें। वहाँ से हमें एक ट्रक में बिठाया गया और फिर ट्रक वहाँ से चल पड़ा। वो ट्रक लगभग 3 घंटे तक सफ़र करता रहा और इस बीच ट्रक कहीं भी नहीं रुका, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिल पाया। ना ही मैं यहाँ से निकलने का कोई हल सोच सकी। लगभग आधी रात के समय हमें एक जंगल में उतारा गया और फिर इस जंगल में बने एक पुराने और बड़े घर में ले जाकर हमें बंद कर दिया गया। ये घर काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। हमें अंदर ले जाकर एक तहखाने में बंद कर दिया गया, जबकि उनके प्लान के मुताबिक आज हम सबको गैर कानूनी तरीके से विदेश भेज दिया जाना था, क्योंकि ये लोग लड़कियों का कारोबार करते थे और इस तरह बहुत सारे पैसे कमाते थे, वो भी ऐसी लड़कियों को बेचकर जिनके आगे पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं हो। आज मुझे अपने लवारिस होने पर बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख हो रहा था कि अगर आज मेरा कोई भाई या बाप होता तो मैं यूँ लवारिसों की तरह भटक नहीं रही होती और ना ही इन लोगों की कैद में होती। रात को सब लड़कियां तहखाने में ऐसे ही आड़ी टेढ़ी ज़मीन पर लेटी सो रही थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर है कि मैं एक कोशिश ही कर लेती हूँ यहाँ से निकलने की। मैंने एक नज़र सबको देखकर अपने पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरे चीखने और रोने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सुनाई दे रही थी और मेरी आंखों से बराबर मोटे मोटे आंसू बहे जा रहे थे, जो ये बात बताने के लिए काफ़ी थे कि मैं सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब लड़कियां बौखलाकर जागती हुई मेरे आसपास इकट्ठी हो गईं और जब मुझसे मेरे रोने की और दर्द की वजह पूछने लगी तो मैंने बताया कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द है
और कई दिनों से है, मगर पैसे न होने की वजह से मैं अपना इलाज नहीं करवा पाई थी। लेकिन अब लगता है कि अपेंडिक्स के फटने से ही मेरी मौत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लड़कियों के हाथ पैर फूल गए। मैं और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। मेरी हालत देखकर कुछ लड़कियों ने जाकर तहखाने का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे हर तरफ अजीब सा शोर मच गया। लगभग 5 मिनट बाद ही हमारी निगरानी पर जो आदमी वहाँ खड़ा था वो अंदर कमरे में आया, लेकिन मुझे बुरी तरह तड़पते और रोते देखकर वो भी हैरान हो गया। और जब लड़कियों ने उन्हें मेरी तकलीफ़ बताई तो वो तेज़ी से मेरे करीब आए और मुझे उठाकर बाहर ले जाने लगे। मैंने 1 मिनट के लिए भी रोना चीखना चिल्लाना बंद नहीं किया था कि कहीं ऐसा न हो कि वो मेरे झूठ और ड्रामे को पकड़ लें। बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे एक सोफ़े पर लेटा दिया और ख़ुद किसी को फ़ोन करने लगे, मगर मैं जानबूझकर तड़पती हुई सोफ़े से नीचे गिर गई। मुझे गिरता हुआ देखकर वो और ज़्यादा बौखला गए और फ़ोन बंद करके बिना कुछ सोचे समझे मुझे उठाकर बाहर ले जाने लगे और गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ ले गए। पूरे रास्ते में रोती और चीखती रही और फिर लगभग 2 घंटे बाद उन्होंने गाड़ी को एक बड़े हॉस्पिटल के सामने रोका। वो लोग मुझे उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले गए, लेकिन इमरजेंसी में भेजने से पहले मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो वो उन सभी लड़कियों को मार डालेंगे जो तहखाने में बंद हैं। मैंने भी डरकर सर हिला दिया और फिर मुझे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया गया। अंदर जाते ही डॉक्टरों ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तेज़ी से उठकर दरवाजे को अच्छी तरह अंदर से लॉक किया और वापस डॉक्टर की तरफ पलटी, जो हैरत से मुझे देख रहे थे कि कुछ देर पहले तक मैं दर्द से तड़प रही थी और अब भाग रही हूँ। उनके कुछ भी पूछने से पहले ही मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर वो दंग रह गए और फिर उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया। वहाँ 3 डॉक्टर थे, जिनमें से 2 लड़की और 1 लड़का था। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं तेज़ी से उसके पीछे भागी और उसे दरवाज़ा खोलने से रोका। मेरी हरकत पर उसने मुझे पीछे किया और मुझे बेड पर डालकर मेरे मुंह पर चादर उड़ा दी और गुस्से से चुप रहने को कहा। उसके डांटने पर मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी। तभी वो तीनों डॉक्टर कमरे से निकल गए, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था कि कहीं ये लोग दोबारा से मुझे इनके हवाले न कर दें। कुछ देर बाद वो गुंडे अंदर आए और डॉक्टर से बात करने लगे, जिस पर डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी अपेंडिक्स की नली यहाँ आने से पहले ही फट चुकी थी और जहर मेरे पूरे शरीर में फैलने की वजह से मेरी मौत हो गई। अब अगर वो चाहें तो मेरी लाश यहाँ से ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो लोग खामोश हो गए और फिर बोले कि हम कुछ देर में वापस आते हैं। इतना कहकर वो बाहर चले गए। एक डॉक्टर उनके पीछे गया, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल से बाहर चले गए थे। इसका साफ मतलब था कि वो मेरी लाश ले जाना नहीं चाहते थे। डॉक्टर ने जब आकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं, तब मेरी जान में जान आई और मैंने सुकून का सांस लिया और इन तीनों डॉक्टर्स का धन्यवाद किया जिन्होंने मेरी इतनी मदद की थी। फिर मैं वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये वही डॉक्टर था जिसने मुझे डांटा था। उसके इस तरह के हाथ पकड़ने से मैं घबरा गई, मगर उसने कहा कि वो मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाएगा ताकि बाकी लड़कियों को भी बचा सके। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझे अपना नाम बताया, जो कि अजय था। वो 26 साल का था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट सा लड़का था। उसने मुझसे भी मेरे बारे में पूछा तो मैंने कुछ भी छुपाए बिना अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसके बाद हमने कोई बात नहीं की और हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन जब हमने पुलिस वालों को ये सब बताया तो उन्होंने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने उनको बहुत ज़्यादा समझाया और उनके आगे हाथ जोड़े और अपनी मदद करने की भीख मांगी। फिर पुलिस वाले भी सीरियस हो गए और हमारे साथ जंगल की तरफ जाने पर राज़ी हो गए और फिर हम लोग जंगल की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर फार्म हाउस से कुछ पहले गाड़ियाँ रोकी गईं, मगर हम बाहर ही रहे। पुलिस के साथ उनके साथी भी थे, जिसने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत ही एहतियात से फार्म हाउस के अंदर चले गए और वहाँ छापा मार दिया। मैं और अजय बाहर ही पुलिस की गाड़ियों के पास खड़े थे और वहाँ तक फायरिंग और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। हमारे साथ 2 पुलिस वाले हमारी हिफाजत के लिए खड़े थे,
मगर मैंने फिर भी डरकर अजय का हाथ पकड़ रखा था, उसके बाजू से चिपककर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरी इस हरकत से अजय ने क्या रिएक्ट किया था ये मैं अपनी बंद आंखें होने की वजह से देख नहीं पाई थी, लेकिन उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि वो हल्की आवाज़ से मुझे तसल्ली और हौसला दे रहा था। बहुत देर तक फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद अंदर जाकर देख लूं कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अजय मेरा हौसला बढ़ाते हुए मेरी तारीफ कर रहा था कि मेरी वजह से आज बहुत सी लड़कियों की इज्जत और जान बच जाएगी और मैं फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी जी सकूंगी। ये सोचकर मैंने एक अच्छा काम किया है। वो मेरी हिम्मत को बढ़ा रहा था कि अगर मैं हिम्मत ना कर पाती तो यकीनन आज मैं इन लड़कियों की तरह इन गुंडों की कैद में होती। मैं समझ रही थी कि वो मेरा ध्यान बटाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है और उसकी इन बातों से मेरा ध्यान बट भी रहा था। तभी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हमने सामने देखा। फार्म हाउस के कोने से आग की लपटें और काला धुआं निकल रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मगर तभी मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी, जहां सारी लड़कियों को हिफाजत से बाहर निकाल कर लाया जा रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया। उनमें से कुछ लोगों को जिंदा और ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से कुछ लोग मारे भी गए थे। पुलिस के कुछ सिपाही भी जख्मी हुए थे, मगर अच्छी बात ये थी कि सभी लड़कियां ठीक ठाक और हिफाजत से थीं। सभी लड़कियों को लेकर हम वहां से निकल गए। अजय भी मेरे साथ था, लेकिन फिर वो फ़ोन आने पर कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद वापस चला गया। पुलिस ने कुछ कागजात पर मेरे भी साइन वगैरह लिए और फिर मेरा एड्रेस लेकर मुझे जाने दिया गया। फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैंने कभी फ़ोन रखा ही नहीं। मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार ही नहीं था जिसके लिए मैं अपने पास फ़ोन रखती। इन सब के बाद मैं वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और फिर से छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालने लगी। इस हादसे को भूलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं इस हादसे को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, जहां मैं होंगी और मेरी छोटी सी झोपड़ी और मेरी चोरी की हुई कमाई। कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी कभी नहीं बदला करती, हमेशा परेशानियों और तकलीफ़ों में ही गुजरती है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ़ें ही लिखी हों, और मेरा यही मानना था। लेकिन मेरे हालात तब बदले जब एक शाम में चोरी करके कुछ खाना, फल और कपड़े खरीद कर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटी। जब मैं अपनी झोपड़ी में वापस आई तो मैंने अपनी चारपाई पर अजय को बैठे हुए देखा, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम, अमीर और वेल सेटल इंसान था। उसका यहाँ होना मेरे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन जब मैंने उससे यहाँ होने की वजह पूछी तो वो मुझे बिना कुछ बताए मेरा हाथ पकड़कर एक घर में ले आया। यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर भी थी जो उस दिन हॉस्पिटल में थी। उसने मुझे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया और फिर मेरे सर पर बम फोड़ा कि आज मेरी अजय के साथ शादी है, क्योंकि अजय मुझे पसंद करता है। ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पहली नज़र में मुझे भी अजय पसंद आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क कि मैं लवारिस और गरीब थी और चोरी भी करती थी। यही सोचकर ही मैंने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन अब मेरा दिल भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने भी बिना कोई बात किए अजय से शादी कर ली थी। वो अपने घर पर अकेला ही रहता था। कुछ दिन पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसका भाई बहन कोई भी नहीं था। अब मेरी सोच बदल गई थी और मुझे यकीन आ गया था कि परेशानियों के साथ खुशियाँ भी इंसान की किस्मत का ही हिस्सा होती है, जो समय आने पर मिल ही जाती है। अब मैं अजय के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उसे मेरे स्टेटस, मेरे बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वो बुरा हादसा मेरे साथ न होता तो मैं कभी भी अजय से नहीं मिलती। शायद इसीलिए ही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।